हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल इजी लर्निंग। और आई होप कि आप सबकी हेल्थ अच्छी होगी और आप सबकी स्टडीज़ भी बहुत बढ़िया चल रही होंगी। तो देखो, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है साउंड। तो साउंड हम जानते हैं क्या होता है। अगर इसे आसान भाषा में बोलें तो साउंड मतलब आवाज़ या फिर ध्वनि। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो जो टॉपिक्स आज हमको कवर करने हैं इस चैप्टर के अंदर। तो फर्स्ट टॉपिक इज़ साउंड एंड इट्स प्रोडक्शन। हम देखेंगे इसमें साउंड कैसे बन रही है। और सेकंड टॉपिक इज़ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, मतलब कि साउंड किस तरह से ट्रैवल करती है। थर्ड टॉपिक विल बी टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में हम जानेंगे कितने तरह की होती है और साउंड कौन से वेव्स की कैटेगरी में आती है। एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यार हमें डिफ़ाइन करना है कि साउंड एक्चुअली में होती क्या है। देखो, हम अपने नॉर्मल डे लाइफ में हम जानते हैं कि साउंड क्या होती है। मैं जैसे कुछ बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ साउंड। अगर कहीं पे भी कोई आवाज़ आपको सुन रही है तो उसी आवाज़ को हम साउंड बोलते हैं ना। तो अगर टेक्निकल डेफिनेशन हम साउंड की देखें तो ये देखो, एनसीईआरटी का पहला ही जो पैराग्राफ है इसमें दिया हुआ है कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है वो क्या है कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जीज़ के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, बहुत सारी एनर्जीज़, जैसे मैकेनिकल एनर्जी थी आपकी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे ही लाइट एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है। तो इसी तरीके से साउंड भी क्या है, एक एनर्जी है। ठीक है, और ये वो एनर्जी है जिसकी मदद से हमें ऐसा फीलिंग आती है कि हमें कुछ सुनाई दे रहा है ना। तो इस एनर्जी को हम बोलते हैं साउंड। तो डेफिनेशन जो हो जाएगी, टेक्निकल डेफिनेशन साउंड की, वो हो जाएगी कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। तो साउंड अगर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम जानते हैं कि एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं हो सकती और ना ही आप एनर्जी को कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, तो साउंड को क्रिएट करने के लिए हमें पहले किसी ना किसी एनर्जी की, इसका मतलब नीड होगी, है ना। सो देयरफॉर फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड वी फर्स्ट नीड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। तो अभी हम देखते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड एक्चुअली में होता कैसे है। हमने 8th क्लास में भी देखो साउंड में पढ़ा होगा कि साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन समथिंग वाइब्रेट्स। ठीक है, अभी देखो एनसीईआरटी में आपके ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ साउंड के लिए। इसमें क्या किया हुआ है, ये एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया हुआ है और इसको वाइब्रेट किया गया है। ठीक है, जैसे जैसे ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट हो रहा है तो आपकी साउंड प्रोड्यूस हो रही है। सो एक बात यहाँ से क्लियर हो जाती है कि साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन समथिंग वाइब्रेट्स। ओके, अब इसके बाद जो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि वाइब्रेशन क्या है ना। तो वाइब्रेशन सिंपली क्या होता है कि पीरियोडिक बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ पार्टिकल, और इसी को हम बोल देते हैं टू एंड फ्रो मोशन, है ना। अगर कोई भी पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है या बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है रैपिडली, तो उसको हम बोलेंगे कि इट इज़ वाइब्रेटिंग, राइट। तो ये आपकी वाइब्रेशन की डेफिनेशन हो जाती है कि पीरियोडिक बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज़ वाइब्रेशन। ठीक है, वो पीरियोडिक होना चाहिए, मतलब एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के अंदर आपका जो पार्टिकल है वो आपकी मीन पोजीशन पे वापस आना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि वाइब्रेशन की मदद से साउंड किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है। तो हम जानते हैं कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए हमें पहले किसी दूसरी एनर्जीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, अब वो दूसरी एनर्जी क्या करेंगी, वाइब्रेशन क्रिएट करेंगी ऑब्जेक्ट के अंदर, जिससे कि हमारी साउंड प्रोड्यूस होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि आपकी एक स्कूल की बेल है। ठीक है, आपकी एक ऐसे प्लेट टंगी हुई है, उस पर आप ऐसे घंटी बजा रहे हैं डंडी मार के, है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, जो फॉर्म ऑफ एनर्जी आप यूज़ कर रहे हैं साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, वो है आपकी काइनेटिक एनर्जी। आपकी डंडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी है ना, जैसे ही वो आके प्लेट के ऊपर हिट कर रही है तो प्लेट वाइब्रेट होना स्टार्ट हो रही है, और ड्यू टू दिस वाइब्रेशन साउंड क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से बच्चों को घंटी सुनाई दे रही है ना। अब यही सेम एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में जो फॉर्क के साथ किया हुआ है, ये ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर एक बॉल को लाके टकराया जा रहा है। देखो यहाँ पे थ्रेड से एक बॉल को बांधा हुआ है, और जैसे ये बॉल आके ट्यूनिंग फॉर्क पे टकरा रही है तो इस बॉल की काइनेटिक एनर्जी यूज़ की जा रही है इस फॉर्क को वाइब्रेट करने के लिए, और जैसे ही ये फॉर्क वाइब्रेट हो रहा है उस वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो यानी कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड का हम फंडा अभी समझ चुके हैं कि साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस हो रही है। पहले हम किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी की हमें ज़रूरत है, उसकी मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट कराते हैं और फिर उस वाइब्रेशन से साउंड क्रिएट होती है। ठीक है, अब यही सेम एग्जांपल हम देख सकते हैं कि
हम आवाज़ कैसे निकाल पा रहे हैं, हमारे गले से भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है ना। देखो साउंड हमेशा वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है, ये हमने पढ़ लिया है। अब हमारे गले के अंदर कुछ वोकल कॉर्ड्स होती हैं, जैसे ही हम बात करते हैं वो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होती हैं और उस वाइब्रेशन से साउंड क्रिएट होती है, जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वाइब्रेशन ऑब्जर्व करनी है तो देखो आप कभी भी जैसे बोलते हो ना, तो बोलते हुए अपना एक हाथ अपने गले के ऊपर रखा करो, तो आपको फील होगा कि आपका गला जो है वो धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहा है ना। ये क्या है, ये वाइब्रेशन हो रही है आपकी वोकल कॉर्ड्स की वजह से, जिसकी वजह से आपकी आवाज़ निकल रही है। अगर ये वाइब्रेशन नहीं होती आपके गले में तो आप बोल नहीं पाते, ठीक है ना, क्योंकि साउंड को क्रिएट करने के लिए वाइब्रेशन मस्ट है। तो अभी आप समझ गए हो कि साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस हो रही है। अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है प्रोपगेशन ऑफ साउंड। मतलब कि हमें पता चल गया साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रही है, बट अब हमें उस साउंड को ट्रैवल कराना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैंने जो भी बोला वो आपके कानों तक पहुँच कैसे पा रहा है ना। मैंने साउंड को तो प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन अगर वो ट्रैवल नहीं कर पाएगी तो वो आपको सुनाई नहीं देगी ना। तो अभी यहाँ पे पढ़ते हैं कि साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, द मैटर ऑफ सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड अ मीडियम। ठीक है, मीडियम किसको बोला जाता है, मीडियम वो जगह है जहाँ से साउंड ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, इट कैन बी अ सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अगर आप ऐसे खुले एटमॉस्फेयर में एक दूसरे से बात कर रहे हो तो साउंड कैसे ट्रैवल कर रही है, हवा में ट्रैवल कर रही है, तो यहाँ पे मीडियम क्या हो गया, गैस हो गया। ठीक है, अगर आपने अपना कान किसी दीवार पे लगा रखा है, ठीक है, और मानो दीवार के साइड से कोई दूसरा बंदा दीवार पे कुछ ठोका पीटी कर रहा है, कोई बैट मार रहा है या कोई कील ठोक रहा है, तो आपको वो सुनाई देता है ना कि दीवार की दूसरी साइड कुछ साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे जो साउंड ट्रेवल हो रही है वो दीवार के थ्रू हो रही है, तो यहाँ पे मीडियम क्या हो गया, सॉलिड मीडियम हो गया। ठीक है, इसी तरीके से कभी आपने देखा होगा, आप जैसे ग्लास लिया है, आपने पानी का ग्लास लिया है, आप उसमें चीनी मिला रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप ऐसे चम्मच अंदर घुमाते हो और आप अगर कान लगा के सुनते हो तो आपको आवाज़ सुनाई देती है ना, पानी के अंदर से आवाज़ आती है। तो यहाँ पे मीडियम क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका मीडियम लिक्विड हो जाता है। तो इसी तरीके से साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना। अभी देखो हम इस स्लाइड से समझते हैं कि साउंड एक्चुअली में किस तरीके से ट्रेवल करती है ना। तो देखो एक ऑब्जेक्ट है, ये वाइब्रेट कर रहा है, मानो कोई स्पीकर है। ठीक है, अब ये वाइब्रेट कर रहा है तो इसने क्या किया, अपने जो एडजेसेंट पार्टिकल्स, इसके साइड में जो भी पार्टिकल्स होते हैं ये उनको डिस्टर्ब करता है। ठीक है, तो इसके साइड वाले पार्टिकल्स अपनी जगह पे ऑसिलेट होने शुरू होते हैं। अब जैसे पहली लेयर ऑफ पार्टिकल ऑसिलेट हो रही है, वो क्या करेगी, वो अपनी साइड वाली लेयर को इसी तरीके से पुश करेगी, फिर उससे साइड वाली लेयर इसी तरीके से पुश होगी, तो सारे पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे ऑसिलेट होने लगेंगे और यही डिस्टर्बेंस आगे तक ट्रैवल करने लगेगा। ठीक है, तो इसी डिस्टर्बेंस के ट्रैवल से क्या होता है, साउंड ट्रैवल करती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये बात भी ध्यान रखनी है कि जो ट्रैवल कर रहे हैं वो पार्टिकल्स ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, पार्टिकल्स अपनी जगह पे ऑसिलेट कर रहे हैं और वो अपने साइड वाले पार्टिकल को ऑसिलेट कर रहा है, फिर एक पार्टिकल अपने साइड वाले को ऑसिलेट कर रहा है। इस तरीके से डिस्टर्बेंस ट्रैवल हो रहा है। ठीक है, तो जो चीज़ ट्रैवल हो रही है वो डिस्टर्बेंस है, पार्टिकल ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। अब देखो ये जो डिस्टर्बेंस ट्रैवल कर रहा है, इसी डिस्टर्बेंस को हम क्या बोलते हैं, साउंड वेव। ठीक है, अभी इसी को हम अच्छे से समझते हैं। देखो हम एक ये फॉर्क का एग्जांपल लेते हैं। देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है ये वाइब्रेट नहीं कर रहा है, तो इसके साइड में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पे जैसे के तैसे रखे हुए हैं। ठीक है, उनमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। अब ये पार्टिकल्स किसी भी मीडियम के हो सकते हैं, जैसे अगर आप एयर में फॉर्क को रखा हुआ है अगर आपने एयर में, तो फिर ये पार्टिकल्स एयर के हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरी कंडीशन में हमने क्या किया, उस फॉर्क को वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले क्या हुआ, पहली वाइब्रेशन में फॉर्क जो है एक्सपेंड हुआ और उसने जो उसके साइड वाले पार्टिकल्स थे उनको कंप्रेस कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही वो कंप्रेस हुए उनको धक्का लगा अपनी लेफ्ट हैंड साइड में, और उन्होंने पार्टिकल्स ने क्या किया, अपने लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्टिकल्स थे फिर उनको धक्का दिया, तो इस तरीके से मोशन स्टार्ट हो गया उनका। ठीक है, अब देखो जहाँ पे कंप्रेशन क्रिएट हो रहा है ना, वहाँ पे डेंसिटी हाई हो जा रही है पार्टिकल्स की, क्योंकि सब पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ जा रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये फोर्क वाइब्रेट कर रहा है तो एक बार वो फैलेगा और फिर एक बार दोबारा से पास आएगा, है ना, क्योंकि वो अपनी मीन पोजीशन पे अंदर बाहर हो रहा है। तो जैसे ही वो अंदर की तरफ आएगा, अब जो उसके साइड वाले पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, वहाँ पे डेंसिटी जो है लेस हो जाएगी।
ठीक है। अब देखो जो सेकंड वाला केस है उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन, जहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं, वहाँ पे डेंसिटी हाई हो जाती है। और जो दूसरा केस है उसको हम बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन, जब पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं और डेंसिटी लेस हो जाती है, ठीक है, इसको हम रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसी तरीके से सीरीज ऑफ कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन क्रिएट हो जाती है जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है। अब उसके एडजेसेंट साइड में एक बार कंप्रेशन होगा, फिर एकदम रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन। तो इस तरीके से जैसे जैसे वाइब्रेट करता रहेगा कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, और यही जो चीज़ आगे बढ़ती जा रही है इसी डिस्टर्बेंस को हम साउंड वेव बोलते हैं, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी में हम एक बार पढ़ लेते हैं यही चीज़ जो हमने अभी समझी है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स इट सेट्स द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम अराउंड इट वाइब्रेटिंग. The particles do not travel all the way from the vibrating object to the ear. A particle of the medium in contact with the vibrating object is first displaced from its equilibrium position. It then exerts a force on the adjacent particle, as a result of which the adjacent particle gets displaced from its position of rest. After displacing the adjacent particle, the first particle comes back to its original position. This process continues in the medium till the sound reaches your ears. अब उसने भी यही बात बोली है कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वो उसके साइड वाले पार्टिकल्स को वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। मतलब जैसे आप बोल रहे हैं तो आपके माउथ के सामने जो जो भी हवा में पार्टिकल्स हैं उनमें भी वाइब्रेशन क्रिएट हो गया है, ठीक है, वो भी अपनी जगह पे ऑसिलेट करने लगे हैं। और जैसे एक लेयर ऑसिलेट करेगी वो अपनी से नेक्स्ट लेयर पे फोर्स लगाएगी, वो भी ऑसिलेट करना चालू हो जाएगी, इसी तरह से वो अपने नेक्स्ट पे लगाएगी। तो इसी तरीके से जो है साउंड प्रोपेगेट होती रहती है आगे की तरफ, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद जो क्वेश्चन अराइज होता है वो है कि वेव एक्चुअली में क्या होती है ना। तो अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट मूव्स थ्रू अ मीडियम व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम सेट नेबरिंग पार्टिकल्स इनटू मोशन, ठीक है। तो देखो जनरल लाइफ में आपने देखा होगा वेव्स, आपने देखा होगा समुद्र में वेव्स होती हैं, है ना, या फिर आप जैसे पानी में अगर पत्थर डालते हो तो वहाँ पे ऐसे वेव्स क्रिएट होती हैं, रिपल्स आपने देखी होंगी, है ना। तो वेव क्या होती है, वेव एक डिस्टर्बेंस है जो कि किस तरीके से मूव होता है, अपने नेबरिंग पार्टिकल से नेबरिंग पार्टिकल्स में इस तरीके से फोर्स लगाते हुए एक वेव पास होती है, ठीक है। तो अब ये वेव्स जो हैं दो तरह की होती हैं मेनली, एक होती है ट्रांसवर्स वेव और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब देखो हम इस वीडियो से समझते हैं कि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अभी देखो समझो ये एक अंकल जी हैं और एक ये लड़की है मीरा। तो मीरा और अंकल जी समझना चाहते हैं कि ये दोनों तरह की वेव क्या होती हैं। तो इन्होंने एक स्लिंकी लिया है। स्लिंकी क्या होता है, आपका एक स्प्रिंग टॉय होता है, ठीक है, जो कि काफ़ी लूज टाइप का स्प्रिंग होता है। तो इस स्लिंकी को लेके अब ये अंकल जी ने क्या किया, इसको ऊपर नीचे ऐसे मूव करना शुरू किया, ठीक है। तो आपने देखो इस स्लिंकी के अंदर एक वेव क्रिएट हो रही है जो कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड की साइड मूव करते हुए जा रही है, मतलब अंकल जी के पास से मीरा की तरफ जा रही है मूव करते हुए, ठीक है। अब इस वेव की आप एक खासियत देखो, ये वेव में क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो वेव की जो ट्रेवलिंग डायरेक्शन है उससे परपेंडिकुलर है। मतलब वेव तो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है लेकिन जो पार्टिकल्स हैं वो अप और डाउन मूव कर रहे हैं, है ना। तो इस वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, मतलब जिसमें आपका पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है आपकी वेव से, है ना। अब देखो दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में क्या हो रहा है, अंकल जी ने सेम प्लेन में स्प्रिंग को आगे पीछे करना चालू किया, ठीक है। तो उसके अंदर एक वेव क्रिएट हुई। अब ये जो वेव है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इस वेव में क्या हो रहा है, जो आपके पार्टिकल्स हैं वो वेव की डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं। देखो वेव की डायरेक्शन में ही आगे पीछे ऑसिलेट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस वाली वेव को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। इस वेव में जो पार्टिकल्स होता है उनका वाइब्रेशन पैरेलल होता है डायरेक्शन ऑफ वेव के, ठीक है। अब यही सेम जो वाइब्रेशन होता है यही होता है साउंड के अंदर, ठीक है। साउंड में भी क्या हो रहा है, आपकी एडजेसेंट लेयर अपने से नेबरिंग लेयर को वाइब्रेट कर रही है, वो वाली लेयर फिर अपने से नेबरिंग लेयर को वाइब्रेट कर रही है, वो अपने से नेबरिंग को, तो एक स्ट्रेट लाइन में एक दूसरे को डिस्टर्ब करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वेव फॉर्म हो रही है यहाँ पे साउंड वेव, ये क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स का जो ऑसिलेशन हो रहा है वो पैरेलल है वेव की डायरेक्शन से, है ना। तो ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अभी देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि साउंड वेव नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल, ठीक है। हमें समझना है कि साउंड वेव जो है उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट है ट्रेवल करने के लिए। तो साउंड इज अ मैकेनिकल वेव एंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम लाइक एयर, वाटर, स्टील एटसेट्रा फॉर इट्स प्रोपेगेशन। इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम विच कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। अब देखो ये समझने से पहले हमें समझना होगा कि मैकेनिकल वेव क्या होती है, ठीक है। मैकेनिकल वेव क्या होती है, इट इज़ अ वेव दैट रिक्वायर्स सम मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। तो मैकेनिकल वेव्स वो सारी वेव्स हैं
जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अगर कहीं पे पार्टिकल्स नहीं होंगे तो वो वेव ट्रैवल नहीं कर सकती। ठीक है, मटेरियल मीडियम होगा तभी उसमें पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, और थ्रू पार्टिकल्स ही वो वेव ट्रैवल कर सकती है। जिस तरीके से साउंड वेव है, साउंड वेव भी एक मैकेनिकल वेव है। साउंड वेव किस तरीके से प्रोपोगेट हो रही है, पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं जिसकी वजह से साउंड वेव ट्रैवल कर पा रही है ना। अगर पार्टिकल्स ही नहीं होंगे तो फिर कुछ भी ऑसिलेट नहीं करेगा, ऑसिलेशन नहीं होगा तो फिर साउंड वेव प्रोपेगेट नहीं कर पाएगी, है ना। तो इससे हम समझ सकते हैं कि अगर कहीं पे वैक्यूम है, जैसे स्पेस है, स्पेस में अगर आप जाते हो और आप चाहे कितना भी तेज़ दम लगा के चिल्ला लो, लेकिन वहाँ पे आपके साइड में कोई दूसरा बंदा खड़ा होगा तो उसको कुछ भी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पे एयर नहीं है ना, वहाँ पे कोई भी पार्टिकल नहीं है, वैक्यूम है। मतलब वहाँ पे पार्टिकल नहीं है तो ऑसिलेशन नहीं होगा और साउंड एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल नहीं कर सकती है। साउंड जनरेट तो हो रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि आप अपने गले से बोल रहे हो तो वाइब्रेशन तो हो रही है आपकी वोकल कॉर्ड में, साउंड प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन प्रोपोगेट नहीं कर पा रही है। इसकी वजह से दूसरा बंदा क्या बोल रहा है आप सुन नहीं पाओगे, है ना। तो यही एक एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे लिया है। एनसीईआरटी में इन्होंने क्या किया है, एक जार लिया है और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक बेल को इन्होंने रखा है और फिर क्या किया, नीचे पाइप लगा के उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया है जार के अंदर, है ना। और फिर उन्होंने इलेक्ट्रिक बेल को स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने देखा कि उसकी बेल की आवाज़ बाहर नहीं आ रही। वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि अंदर उन्होंने वैक्यूम क्रिएट कर दिया है ना। तो अगर वैक्यूम हो जाएगा तो पार्टिकल नहीं होंगे, और पार्टिकल नहीं होंगे तो साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर सकती, राइट। चलो तो अब आगे चलते हैं। अब देखो हम लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। अब हम जान गए हैं कि साउंड वेव क्या होती है। ठीक है, सीरीज ऑफ कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन से मिलके एक साउंड वेव क्रिएट होती है। ठीक है, और ये ट्रैवल करने के लिए इसको किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है ना। अब हम एक साउंड वेव को लेते हैं और हम समझते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक है, लाउडनेस क्या होती है, पिच क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, अभी देखो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं एनसीईआरटी में जो फिगर दी हुई है, इसमें एक स्पीकर है और स्पीकर वाइब्रेट कर रहा है। तो स्पीकर के वाइब्रेशन से क्या हो रहा है, इसके सराउंडिंग में जो जो पार्टिकल्स हैं वो भी अपनी जगह पे ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब इस ऑसिलेशन से क्या हो रहा है, कहीं पे कंप्रेशन हो रहा है, कहीं पे रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, और इसी के थ्रू जो आपकी साउंड है वो ट्रैवल कर रही है। ठीक है, ये देखो नीचे इसमें वेव बना रखी है, यहाँ पे डेंसिटी प्रेशर को एक एक्सिस पे लिया हुआ है और एक एक्सिस पे डिस्टेंस को लिया हुआ है। ठीक है, तो जहाँ पे कंप्रेशन है वहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत पास हैं, तो वहाँ पे डेंसिटी हाई होती है, और डेंसिटी हाई होती है तो प्रेशर आपका हाई होता है। ठीक है, अब ये जो रीजन है रेयर फ्रैक्शन का, यहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो यहाँ पे डेंसिटी आपकी कम हो गई और आपका प्रेशर भी कम हो गया। तो ये देखो नीचे वेव जब आप देखोगे तो जहाँ पे कंप्रेशन है वहाँ पे आपकी जो वेव का ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और जैसे जैसे रेयर फ्रैक्शन आता जा रहा है आपका वेव का ग्राफ नीचे की तरफ आता जा रहा है। तो इसी तरीके से ये सेम चीज़ बार बार रिपीट होती जा रही है, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे। तो ये जो ऊपर की पीक्स हैं इस ग्राफ की, इनको हम बोलते हैं क्रेस्ट। तो क्रेस्ट आपका क्या होता है, क्रेस्ट होता है आपका मैक्सिमम डेंसिटी जो रीच होती है किसी भी वेव की, किसी भी साउंड वेव की जो मैक्सिमम डेंसिटी रीच होती है उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, और जब आपकी डेंसिटी मिनिमम होती है या आपका प्रेशर मिनिमम होता है, उस टाइम पे जो पॉइंट आपका रीच होता है उसको हम बोलते हैं ट्रॉफ। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ देखो ट्रॉफ है, ऊपर की तरफ क्रेस्ट है। ठीक है, अब इन दोनों के जो बीच में एक एवरेज लाइन हम ड्रॉ कर दें अगर, तो उसको हम बोलते हैं एवरेज डेंसिटी और प्रेशर। ठीक है, कि एक बार डेंसिटी हाई हो रही है, एक बार लो हो रही है, एक बार हाई, एक बार लो, तो अगर हम एवरेज डेंसिटी निकालें साउंड की तो ये आपकी एवरेज डेंसिटी आ जाती है। ठीक है ना। अब देखो ये जो दो क्रेस्ट हैं इनके बीच की जो डिफरेंस है इसको लिखा हुआ है लैम्डा। ठीक है, इसी तरीके से दो ट्रॉफ के बीच की डिस्टेंस भी सेम ही होगी, इसको भी हम लैम्डा ही लिखेंगे, और ये लैम्डा होती है वेवलेंथ। ठीक है, तो वेवलेंथ आपको इजी भाषा में अगर समझे तो वेवलेंथ वो लेंथ है जिसके बाद आपकी वेव जो है अपने आप को रिपीट कर रही है। ठीक है, जैसे एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट पे आप आए, फिर इसके बाद दोबारा से सेम वेव एक अपने आप को रिपीट कर रही है ना, उसके बाद फिर से सेम वेव अपने आप को रिपीट कर रही है। तो जहाँ से आपका ग्राफ में रिपीटेशन, जिस डिस्टेंस पे आपके ग्राफ में रिपीटेशन हो रही है वो डिस्टेंस ही आपकी वेवलेंथ कहलाती है ना। और देखो ये आपको एक दिख रहा है यहाँ पे ए, ये ए क्या है, दिस इज़ एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड आपका डिसाइड करता है कि आपकी साउंड में लाउडनेस कितनी है, यानी कि आपका ये जो पीक और ये वैली जो बन रही है ना, क्रेस्ट एंड ट्रॉफ, ये क्रेस्ट एंड ट्रॉफ जितना ज़्यादा ऊपर और नीचे होगा उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी आपके एम्पलीट्यूड की। अगर क्रेस्ट और ट्रॉफ एक दूसरे के बहुत पास पास होंगे तो आपका एम्पलीट्यूड बहुत कम होगा, यानी आपकी लाउडनेस बहुत कम होगी।
ठीक है, अभी देखो आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में, एनसीईआरटी में आपका क्या दिया हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव कंप्रेशंस और टू कंजिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन इज कॉल्ड द वेवलेंथ। तो वेवलेंथ हम समझ गए हैं, लैम्डा से हमने उसको डिफाइन किया है। तो वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंजिक्यूटिव ट्रॉफ। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज़ हमको समझनी है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ फ्रीक्वेंटली एन इवेंट अकर्स। फ्रीक्वेंसी की अगर हम एक जनरल डेफिनेशन बोले तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मेरे घर पे मोहन डेली 3 बार आता है, ठीक है, तो मोहन रोज़ाना मेरे घर पे 3 बार आ रहा है, तो यानी कि मोहन के मेरे घर आने की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 3 पर डे। ठीक है, यानी 3 बार पर डे वो मेरे घर पे आ रहा है, तो ये हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ फ्रीक्वेंटली एन इवेंट अगर, मतलब एक इवेंट कितनी बार हो रहा है, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो सपोज यू आर बीटिंग अ ड्रम, हाउ मैनी टाइम्स यू आर बीटिंग द ड्रम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर बीटिंग द ड्रम। जैसे समझ लो आप कोई ड्रम बजा रहे हो, तो आप पर यूनिट टाइम के अंदर कितनी बार ड्रम को हिट कर रहे हो, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है ड्रम बजाने की, है ना। तो इसी तरीके से अगर हम साउंड वेव के रेस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी को समझें, अब देखो इस स्लाइड में हम एक बार देखते हैं फ्रीक्वेंसी समझने के लिए। हमने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे हम चेक करते हैं कि 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव इस पॉइंट से पास होगी, ठीक है, वही इस वेव की फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है ना। अब देखो हमने कैलकुलेट करना शुरू किया, ये सेकंड शुरू हुई 1, 2 और 3, तो 1 सेकंड के अंदर 3 वेव्स इसमें से पास हुई हैं, तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 3। अब इसको आप वेव पे कोई भी पॉइंट लेके मेज़र कर सकते हो। आप मान लो आपने कोई एक पॉइंट ले लिया, वहाँ से आप देख रहे हो कितने क्रेस्ट पर सेकंड पास हो रहे हैं वहाँ से, तो वो भी आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। आप ट्रॉफ देख सकते हो कि पर सेकंड कितने ट्रॉफ एक पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो वो भी आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, क्योंकि हर वेव के अंदर एक क्रेस्ट है, एक ट्रॉफ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो कि पर सेकंड आपका जो पार्टिकल है उसमें कितना ऑसिलेशन हो रहा है ना। तो अब देखो एनसीईआरटी में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन भी दी हुई है कि इफ़ वी कैन काउंट द नंबर ऑफ कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शन दैट अकर्स पर यूनिट टाइम, ठीक है, वी विल गेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। तो आपके पर यूनिट टाइम में कितने कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसी को आपकी फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाई न्यू, ठीक है, ये स्मॉल वी टाइप का ये लेटर होता है, इसको हम न्यू बोलते हैं, राइट। ये सिंबल होता है आपका फ्रीक्वेंसी का। और फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट क्या होती है, पर सेकंड, है ना। और पर सेकंड को ही हम बोलते हैं हर्ट्स। ये देखो हर्ट्स नाम रखा हुआ है, ये हमारे साइंटिस्ट थे रुडोल्फ हर्ट्स, इन्हीं के नाम पे ये ऐसा यूनिट का नाम रखा हुआ है हर्ट्स, ठीक है। और हर्ट्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एच और स्मॉल जेड, एच जेड से हम हर्ट्स को डिनोट करते हैं, राइट। अब देखो हमने फ्रीक्वेंसी समझ लिया, फ्रीक्वेंसी क्या है। अब इसी से हम समझते हैं कि टाइम क्या होता है। द टाइम टेकन बाई टू कंजिक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस टू क्रॉस अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द साउंड वेव, ठीक है। तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है आपका फ्रीक्वेंसी का जस्ट ऑपोजिट। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप पर यूनिट टाइम में देख रहे थे कितने कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन हो रहे हैं, लेकिन टाइम में आप क्या देखते हो, आप देखते हो कि कितने टाइम के बाद कंप्रेशन अकर हो रहा है या फिर रेयर फ्रैक्शन अकर हो रहा है। मतलब कि एक कंप्रेशन आया, उसके बाद दूसरा कंप्रेशन आया, उसके बाद तीसरा, फिर चौथा, तो हर कंप्रेशन के बीच में कितना टाइम पीरियड जा रहा है वो आपका टाइम डिफाइन करता है, ठीक है। तो टाइम का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/न्यू, या फिर न्यू को हम बोल सकते हैं 1/t। और आपकी टाइम की ऐसा यूनिट तो आपको पता ही है, सेकंड होती है, और आपकी न्यू की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है पर सेकंड, ठीक है ना। अब देखो जो नेक्स्ट चीज़ हमको समझनी है वो है पिच। पिच क्या होती है, ठीक है। तो हमने देखो ऑब्जर्व किया होगा, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। एक लड़की है, वो चिल्ला रही है, ठीक है, तो बहुत अजीब सी एक आवाज़ सुनाई देती है हमको, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं कि हाई पिच आवाज़ आ रही है। और एक कोई कोयल है, वो बहुत ही अच्छी धीमी धीमी आवाज़ में गुनगुना रही है, बहुत ही अच्छी सी साउंड आ रही है, जिसको हम बोल देते हैं कि लो पिच साउंड आ रही है। तो ये किससे डिफाइन होता है, ये होता है फ्रीक्वेंसी से डिफाइन, कि पिच कब हाई होती है कब लो होती है। अगर आपकी गिवन टाइम इंटरवल में ऑसिलेशन ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, तो यानी आपकी पिच जो है वो हाई है। और आपके गिवन टाइम इंटरवल में ऑसिलेशन कम है तो आपकी पिच लो है। तो आपकी जो पिच होती है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, है ना। जितने ज़्यादा ऑसिलेशंस होंगे गिवन टाइम इंटरवल में, यानी कि फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा है, तो आपकी पिच भी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है।
अब देखो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है आपकी लाउडनेस। आपने ये जो साउंड वेव देखी है ना, इसमें आपने देखा था कि क्वांटिटी आई थी ए, जिसको हम बोल रहे थे एम्पलीट्यूड, है ना। अब अगर वो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है किसी साउंड वेव का, तो वो साउंड वेव उतनी ज़्यादा लाउड होती है। जैसे आपने देखा है कोई दो जने चिल्ला रहे हैं, एक जना बहुत तेज़ चिल्ला रहा है और एक जना बहुत धीमे धीमे बोल रहा है, तो दोनों की साउंड वेव में डिफरेंस क्या आएगा? एक की साउंड वेव में एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा, मतलब कि ये जो वेव है ये क्रेस्ट और ट्रॉफ के बीच में जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा होगा, और जो बंदा बहुत धीरे धीरे बात कर रहा है उसके क्रेस्ट और ट्रॉफ बहुत पास पास होंगे, ठीक है। तो उस आवाज़ को हम बोलेंगे कि सॉफ्ट वॉइस आ रही है, बहुत धीमे धीमे वॉइस आ रही है। और एक बंदा जो बहुत तेज़ तेज़ चिल्ला रहा होगा उसको हम बोलेंगे कि इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है, यानी इसके क्रेस्ट और ट्रॉफ के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, राइट। तो ये होता है एम्पलीट्यूड। अब देखो जो नेक्स्ट चीज़ इसमें आती है वो आती है टोन, नोट, नॉइज़ के बीच में जो डिफरेंस होता है क्या होता है। देखो टोन क्या होती है, आपने देखा होगा आपके फ़ोन पे कभी रिंगटोन बजती है ना, जैसे टू, इस टाइप की एक साउंड अगर बज रही है, मतलब एक कांस्टेंट आवाज़ अगर आपको आ रही है, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, ठीक है। उसके हर क्रेस्ट और ट्रॉफ के बीच में बराबर डिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट है। एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर अगर 3 बार ऑसिलेशन हो रहा है तो वो पूरे टाइम पीरियड में 3 ही बार हो रहा है, तो उसको हम टोन बोलते हैं, ठीक है। उसमें कोई चेंज नहीं होता, उसमें एक जैसी आवाज़ हमें पूरे टाइम पीरियड में सुनाई देती है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है नोट। क्या होता है नोट? क्या होता है नोट? देखो आप समझ सकते हो, जैसे कहीं पे गाना बज रहा है, ठीक है, आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसमें क्या होता है बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज़ की वॉइस एक साथ मिक्स होके रहती हैं, ठीक है। लेकिन वो मिक्स होती हैं इस तरीके से कि वो सुनने में प्लीजिंग लगता है ना। उसमें बहुत सारी टोन्स यूज़ होती हैं, बहुत सारे अलग अलग सिंगर कभी कभी ऊंचे नोट लगा रहा है, कभी नीचे नोट लगा रहा है, ये आपने सुना होगा ना। तो इसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज एक साथ मिक्स होती हैं, लेकिन वो सुनने में प्लीजेंट लगती है, उसको हम नोट्स बोलते हैं। अब नॉइज़ क्या होता है? देखो नॉइज़ भी एक तरह से नोट ही है, उसमें भी बहुत सारी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से मिक्स रहती हैं, लेकिन वो सुनने में अनप्लीजेंट साउंड करती है। जैसे आप ट्रैफिक में कहीं खड़े हुए हो, एक साथ बहुत सारे हॉर्न अलग अलग गाड़ियों के बज रहे हैं, किसी के हाई नोट है, किसी की बहुत तेज़ अजीब सा हॉर्न बज रहा है, तो वहाँ पे भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें आपको सुन रही हैं एक साथ, लेकिन उनका जो मिक्सचर आपको सुनने में अनप्लीजेंट लग रहा है, तो उसको हम नॉइज़ बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड आप जानते हो यार क्या होता है, आप बहुत पढ़ चुके हो फिजिक्स में, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। और अगर हम वेव के कॉरेस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगी आपकी वेव लेंथ, ठीक है। और टाइम आपका जो टाइम पीरियड हमने पढ़ा है अभी, तो टाइम हमने क्या पढ़ा है अभी? टाइम होता है द टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन, कि एक ऑसिलेशन होने में जितना टाइम लग रहा है वो आपका टाइम पीरियड हो गया, और एक ऑसिलेशन में उसने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है वो आपकी वेवलेंथ हो गई। तो यही आपकी वेवलेंथ अपॉन टाइम आपको क्या देती है? स्पीड ऑफ योर वेव, ठीक है। तो आज का लेक्चर यार यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी आपने कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, आपने वेवलेंथ समझ लिया है, एम्पलीट्यूड आपने समझ लिया है, टाइम और फ्रीक्वेंसी आपने देख लिया क्या होता है, पिच और लाउडनेस आप समझ चुके हैं, है ना। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही है। अब देखो इसका जो बचा हुआ पोर्शन है वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में निपटाएंगे। तो अभी तक यार आप लोगों ने इस चैनल पे काफ़ी सपोर्ट किया है। अगर ये लेक्चर्स आपको यूज़फुल लगते हैं, आपको लगता है इनसे आपकी कुछ मदद होती है, तो आप इनको शेयर करो यार अपने फ्रेंड्स को भी, ठीक है। लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, टेक केयर।